दोस्तों, जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो लगातार आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, दैट मीन्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जैसा कि आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में, जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किए थे उन्हें पता है कि मैंने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जिक्र किया था। अगर किसी बच्चे को कंडक्टर के बारे में डिटेल देखना है तो वो लेक्चर नंबर 13 को देख सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहां पे मैंने कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर और आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इन सब के बारे में डिटेल में समझाया है। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सब जैसे कैसे, मतलब कि आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डालें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहली हेडिंग डालें। रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्या है पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसके बारे में। जल्दी से देखें कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एवरी कंडक्टिंग मटेरियल, every conducting material offered some obstruction यहाँ पे B है, ये some obstruction to flow the electricity which is known as resistance। या इस चीज को हम लोग एक और इसको हम लोग अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहें, मतलब है वही चीज, मैंने क्या लिखा है वो समझ लें कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बाधा डालते हैं, रोकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मींस बाधा डालना। ठीक है, उसका अपोज करते हैं, उसके फ्लो होने को, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का अपोज करते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसको एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच क्या बोल सकते हैं, बाय विच इट अपोजेज बोल दो, या कभी कभी किताबों में हिंड्रेंस वर्ड भी लिखा होता है। हिंड्रेंस इसका मतलब भी होता है अपोज करना, हिंड्रेंस। बाय विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, इसको समझ लें क्या मतलब है कि ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, वायर के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, उसके बीच में बाधा डालता है। सपोज करो जैसे मैंने एक वायर लिया, ठीक है ना, ये कोई वायर है, ठीक है, पाइप नहीं है, ठीक है ना, वायर। इस वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी लेंथ है, ये वायर है, इसकी ये लेंथ मान लो,
ये L लेंथ का एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या है, A है। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको ये क्या करता, अपोज करता है। तो अपोज करने की जो इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करता है, वही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। तो एक बार फिर से समझ लें कि एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्ड सम ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल सा चीज है, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल क्या बोल दोगे, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकथाम, बाधा डालना, ठीक है, रोकना। तो किसको रोकता है ये, इलेक्ट्रिक करंट को। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बोल सकते हो टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। या ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर वाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई। अब इसको देखें, यहां पे इस चीज को समझ लें एक बार जल्दी से। यहां पे देखें कि ये सब चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें आपने ओम्स लॉ भी पढ़ रखा है। अगर मैं ओम्स लॉ को देखूं, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, तो यहां पे अगर मैं ओम्स लॉ का जिक्र करूं, ओम्स लॉ क्यों बता रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओम्स लॉ पढ़ाने के पीछे केवल इतनी सी बात है कि इस रेजिस्टेंस को हम मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, द पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, कुछ जगह E से भी कर लेते हैं, कैपिटल E से। तो यहां पे हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिना ध्यान रखे ये लोग फॉलो नहीं कर सकता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस चीज का जिक्र ध्यान रखना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी इस चीज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या बोल रहा हमने, दैट इज V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। और अगर यहां से आप देखना चाहें तो V इक्वल, यहां पे जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा R, और ये I। R यहां पे क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके इक्वल साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल लगाया, तो ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको R इक्वल निकालना चाहूं, R, तो R इक्वल क्या आ जाएगा, V अपॉन I। तो यहां से भी हम मैथमेटिकल इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक बार जल्दी से देख ले, हमने क्या बताया। पर यहां ध्यान रखना, यहां पे कहीं टेम्परेचर नहीं है, तो अभी यहां पे ये टेम्परेचर के साथ क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, इस बात का हम लोग अभी जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट लिया गया है। अगर टेम्परेचर में वेरी कर देंगे तो ये अभी लॉ फॉलो नहीं करेगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में फिजिक्स की तरीके से नहीं ले जाना चाहूंगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि ओम्स लॉ में मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल RI, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यहां से रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो V अपॉन I। तो हेंस यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड
इलेक्ट्रिक करंट। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। और एक छोटी सी चीज है, आप जानते हो कि एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट तो आप लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। इसी लॉ से हमने इसको ओम, और इसका जो सिंबल होता है ओम का वो कुछ इस टाइप से होता है। फिर से देख लें, सिबलिंग टाइप से है, सिबलिंग टाइप से। तो ये क्या है? मेरा ओम, तो इसको हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? मेरी एक एसआई यूनिट है, किसकी? रेजिस्टेंस की। ठीक, एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। यहां से समझ लें एक बार। तो अभी हमने देखा रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग वे से मैंने देख लिया है, और सिंपल है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, R=V/I, वो भी हम लोग देख चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। अब यहाँ से इसी के थ्रू हम लोगों को रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करके लाना है, तो आगे हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो ओम होता है ये किसकी यूनिट होती है? अभी मैंने बताया आपको एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। और अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि 1 ओम, जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई न्यूटन। और वैसे आप फोर्स इक्वल क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो मास किलोग्राम में होता है, एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां से हम मिला के बोल देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही 1 ओम किसके इक्वल होता है? 1 ओम इक्वल होता है 1 kg आपका मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये कैसे आया, तो इसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है ना, यहां से अभी हमने क्या देखा कि 1 ओम किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2। ये कैसे आया, तो इसके ऊपर मैं छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा, जैसे कि मैंने लॉग, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने वाली बनाई थी। ठीक है ना, तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। फिलहाल यहाँ से अब मैं रेजिस्टिविटी को अगर जिक्र करना चाहूँ, अभी मैंने रेजिस्टेंस को समझा है, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने क्या माना, कंसिडर कर ले रहा हूँ कोई एक लेंथ ऑफ वायर। मान लो क्या लिखेंगे? कंसीडर दैट length of wire, a length of wire is small l and the cross sectional area या cross sectional area क्या लेके चलें? कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने मान लिया कैपिटल ए, और लेंथ ऑफ वायर को मान लिया मैंने एल। ठीक है ना, ए और एल। और हम लोग जानते हैं कि आपके पास यहाँ पे देखो, सॉरी एरिया है, एरियल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी भी लेंथ, वायर की लेंथ की, हमने जो वायर की जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल एल लिया है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है जहाँ पे, वो क्या लिया है हमने? कैपिटल ए। हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ we know that resistance is directly proportional to the length of wire while the resistance is inversely proportional to the cross section area। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है, और वायर की अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ये इसके डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी है। इन दोनों को देखते हुए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ L, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A से। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप चाहें तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड करके डाल दें इक्वेशन यहाँ से,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ये आप पढ़ के आए हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये हमने देखा। अब मैं इसी चीज़ को अगर देखना चाहूँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का साइन, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्सली बोल सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है जो यहाँ पे रो के रूप में आएगा, और ये हो गया L अपॉन A। यहाँ पे हेयर रो क्या है हमारा, ये मेरा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक वो एक पर्टिकुलर नाम, जनरल नेम हो जाता है, वहाँ भी आर को भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहे थे, ठीक है, ओम्स लॉ में। यहाँ पे क्या है कि रो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, एक स्पेशल टाइप का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो अब यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। अगर यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो बताइए यहाँ से इक्वेशन थर्ड से आप रो को अगर अलग रखेंगे तो रो इक्वल क्या आने वाला है, तो A यहाँ पे R के मल्टीपल में जाएगा और L कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R A अपॉन L, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे रो को डिफाइन करना है। तो रो हमारा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो वो देखें। हम मान ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट द लेंथ ऑफ वायर is taken as 1 meter and the cross section area is taken as 1 meter square। मैंने दोनों को क्या ले लिया, यूनिटी। तो जब दोनों को यूनिटी लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल R इंटू, ये भी क्या है 1, और यहाँ भी क्या है ये मीटर, और यहाँ भी क्या है ये 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल रो किसके बराबर आया, यहाँ से जो रो आया वो किसके इक्वल आया, R के। तो हम इसको कैसे, अभी मैं यूनिट बताऊंगा तो इनका जिक्र यहाँ पे आएगा। अभी मैं केवल क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 इसकी भी वैल्यू ली है, L की भी ली है 1 वैल्यू, और इसको भी लिया है। और अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ एक्चुअल में ये किस में है, R किस में है, ओम, ये किस में है, मीटर में, ये किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये किस में आया, R रो इक्वल इसके किस में आया, ओम मीटर। तो अभी इसका मैं जिक्र करता हूँ। अब यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं लैंग्वेज वाइज, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, यहाँ पे देखें हैंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द, क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज defined as the resistance, किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस offered by a conductor when a length of wire and the cross section area is taken as unity, when a length of wire and cross section area is taken as यूनिटी। इस चीज को समझ लें कि रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब हुई, जब हमने वायर की लेंथ को और क्रॉस सेक्शन एरिया को दोनों को क्या लिया है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1।
तो जब हम इसको इनकी वैल्यू को 1 लेके चलेंगे तो रेजिस्टिविटी उस दौरान रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो हमने यहां से लिख दिया है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर when the length of wire and the cross section area is taken as unity। एक बार फिर से देखें, resistivity is defined as the resistance offered by the conductor when the length of wire and the cross section area is taken as unity। तो इसमें हमने इस चीज को देखा। और एक चीज यहां से ध्यान रखना बेटा कि अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो रो की क्या हो जाएगी यूनिट? तो बताओ मेरे को यहां से कि यहाँ पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ से देखो एक्चुअल में रो किसके इक्वल था? A/L। तो यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो पूरा फॉर्मूला देख लो। यहाँ से रेजिस्टेंस की क्या होगी? यहाँ पे रेजिस्टेंस का ओम होगा और इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो ये क्या होगी? SI यूनिट। ये क्या हो गई? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रो। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब कहीं कहीं जगह पे आप लोग हो सकता है क्वेश्चन वाइज यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में देके चले तो उस दौरान आपका ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी चीज है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में बच्चा इसको फिजिक्स में भी ध्यान नहीं देता है कि 1 ओम जो होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 और एम्पियर -2 के इक्वल कैसे आता है। तो इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों की, इसके लिए भी मैं एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसके दौरान मैं बताऊंगा एक्चुअल में कि 1 ओम, जैसे हम लोग बचपन से 1 न्यूटन तो जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जल्दी से, पर 1 ओम को जल्दी से कोई पूछ ले कि बताइए कैसे MKS में, तो SI को जब 1 ओम एक ऐसा यूनिट है इसको MKS में अगर देखना चाहेंगे तो हमें जल्दी से वो चीज ध्यान नहीं आती। तो ये कैसे यूनिट आई, इस चीज को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए, आज हमने इन चीजों को सीखा, इन चीजों को हमने जाना। यहां पे यूनिट भी जान ली। अरे यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर एरिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ मीटर होगा। मैंने वहाँ पे करेक्ट लिखा था, अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये चीज़ करेक्ट लिखी हुई है आपकी। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था यूनिट, क्योंकि एरिया ऊपर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर और लेंथ है तो मीटर। अब ठीक है ना, तो ये ओम मीटर आ गया। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जो अंडरस्टैंड वाली होती है वो चीज़ आप देख लिया करो कभी कभार। ठीक है, वैसे तो पूरी चीज़ ओके। अब यहाँ पे देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या छोटे से टर्म्स को पढ़ा कि रेजिस्टेंस की जितनी भी डेफिनेशन थी, रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं और वहां से उसकी यूनिट का कैसे पता करते हैं। और इसके साथ साथ क्या पढ़ा हमने कि अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसकी SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो वहां से फिर उनके रिलेशंस को इस तरीके से वीडियो चलता रहेगा। और पहले मैं इसको बनाऊंगा कि 1 ओम एक्चुअली 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2 के इक्वल कैसे आता है। अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी के साथ स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें, बस यही ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, और स्वस्थ मन से पढ़ाई करना ना छोड़ें, पढ़ाई जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।